नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा केस। क्या होगा? केस। CASE, केस। और इसको हिंदी में बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं? कारक। अब देखो, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हिंदी में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है शब्द विचार। क्या नाम है? शब्द विचार नाम है, शब्द टॉपिक होता है। और शब्द विचार के अंतर्गत जब हम विकारी और अविकारी शब्द पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक शब्द की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है विकारक। क्या नाम है? विकारक। तो विकारक उनको कहते हैं जो विकार उत्पन्न करते हैं, जो परिवर्तन करते हैं, उनको विकारक शब्द कहते हैं। और ये विकारक शब्द कौन कौन से होते हैं? एक तो लिंग होता है, एक वचन है, एक कारक है, एक काल है, और एक वाच्य, और एक पुरुष। ठीक है? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष, ये 6 होते हैं। इसमें से आज हम जो पढ़ने की तरफ जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? कारक। तो सभी विद्यार्थी जो आज का नया टॉपिक है उसका नाम लिख लें, कारक। क्या रहेगा टॉपिक का नाम? कारक रहेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, चलो उसके बारे में बेसिक बातें तो आपको पता है कि भाई सर ये टॉपिक विकारक के अंतर्गत आता है। और विकारक का मतलब ये परिवर्तन करने का काम करता है। किसका काम करता है? परिवर्तन करने का काम करता है। लेकिन टॉपिक के बारे में जब भी पढ़ा जाता है तो उसकी सबसे पहले देखी जाती है परिभाषा। क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है कि कारक किसे कहते हैं? इधर वालों में से बताओ पहले, कारक किसे कहते हैं? किसी को नहीं आता? अब इधर वाले बता दो, कारक किसे कहते हैं? अरे, एक भी विद्यार्थी जवाब नहीं दे पा रहा। हाँ सीताराम बोल, तू कम से कम जवाब दे भाई, तेरे से तो उम्मीद है। हाँ, नहीं है पता? चेतना किसका संबंध होता हो क्रिया का? किनका? विकारकों का। आयुष, खुशबू बहन जी, स्नेहा। अच्छा, फिर वाच्य किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में प्रधानता किसकी, कर्ता की, क्रम की, भाव की, उसे बोलते वाच्य। तो मैंने आपसे पूछा है वे कारक किसे कहते हैं? ध्यान रखना, कारक जो भी होते हैं ना वो विकारक होते हैं, परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखोगे आप, कारक विकारक होते हैं। कारक क्या है? विकारक है। कारक विकारक है। कैसा शब्द है कारक? विकारक है, ध्यान रखना। अब देखो, इन विकारकों की वजह से जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अविकारी कहते हैं। और अविकारी को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिनमें परिवर्तन हो जाता है उसमें 4 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? एक तो संज्ञा आता है, एक सर्वनाम आता है, और एक विशेषण आता है, और एक क्रिया आता है। आपको मैंने सर्वनाम टॉपिक के साथ एक 4 पेज की पीडीएफ भेजी थी। कितने पेज की? 4 पेज की पीडीएफ, और उसमें लास्ट में हाँ ना लिखा हुआ रहता है। लिखा रहता ना? अब वो टेबल आप अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो कि कारक की वजह से किस किस में परिवर्तन होता है।
वहाँ लिखे थे मैंने आपको, एक तो विकारी शब्द सर्वनाम के साथ लिखाई थी, चेक कर लो एक बार। इसमें आते हैं जैसे संज्ञा आता है, एक सर्वनाम आता है और एक विशेषण आता है। टॉपिक को डायरेक्ट शुरू करने से कोई मतलब नहीं है, इसकी कुछ बेसिक बातें होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, जब जाके वो टॉपिक पूरा समझ में आता है। और पढ़ाने के बाद में भी आपकी यह हालत है। कारक, काल, वाच्य, ऐसी टेबल बनाई थी ना एक, अब आप भूल गए वो बात एक अलग है। संज्ञा में किस किस की वजह से परिवर्तन होता है? लिंग, वचन और कारक, बाकी नहीं लिखा होगा आपने। सर्वनाम में लिंग का कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। वचन का, कारक का, विशेषण में लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है, बाकी नहीं। ये लिखा है। क्रिया में कारक को छोड़ दो, यही बनाई थी टेबल। तो देखो यहां हम ये निकाल सकते हैं कि कारक में देखो किस किस कारक की वजह से किस किस में परिवर्तन हो रहा है। संज्ञा में हो रहा है और एक सर्वनाम में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संज्ञा और सर्वनाम में हो रहा है। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि कारक संज्ञा और सर्वनाम का विकारक होता है। लिख सकते हैं? लिखिएगा, कारक कारक की वजह से, कारक की वजह से संज्ञा और सर्वनाम में, संज्ञा और सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। और जो मेरी क्लास में पहली बार बैठे हैं, जिन्होंने कभी सर्वनाम नहीं पढ़ा मेरे से, वो इसकी फोटो खींच सकते हैं आप। उतारने का समय तो दूंगा नहीं मैं। इसकी क्या खींच सकते हैं? फोटो खींच सकते हैं। या फिर अगर आपको याद हो जाए, जिन्होंने जल्दी जल्दी बना लिया हो, वो इसको बना भी सकता है। बाकी इतना समय नहीं दूंगा कि आप इसको आराम से उतारो, मैं आराम से खड़ा रहूं। ठीक है? अब देखो, अब परिभाषा लिखेंगे हम किसकी? कारक की। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और शब्द से तात्पर्य संज्ञा सर्वनाम के शब्द। तो संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता हो उन्हें कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। लिख लिया? तो ऐसे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब कई बच्चे मेरे पास आते हैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए,
और सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए आए और उनको जैसे मैं कारक टॉपिक पढ़ाना चालू करता हूँ तो वो तो बेटे बड़े होशियार आजकल फोन में वो रखते हैं सिलेबस, सर हमारे तो सिलेबस में कारक है ही नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैं कहता हूँ बेटा वो समाज टॉपिक में जरूरत पड़ती है कारक की। नहीं 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 सर, आप तो पॉइंट टू पॉइंट चलो। ठीक है, फिर इसका एक और नाम मिलता है, जो कारक टॉपिक होता है इसका एक और नाम मिलता है परसरग। आपके सिलेबस में क्या दिया रहता है? परसरग दिया होता है, तो पढ़ना पड़ेगा ना फिर इसको। लेकिन वो डायरेक्ट परसरग नहीं दे रखा, उन्होंने कैसे दे रखा वो बताता हूं मैं आपको। कारक वही संज्ञा सर्वनाम के शब्द है, इन्हीं को ही कारक कहते हैं। इनका संबंध क्रिया से होता है। किससे होता है? क्रिया से होता है। और इन दोनों के बीच में जो संबंध बताने का काम करता है उसे हम बोलते हैं कारक चिन्ह। क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह बोलते हैं, या इसी को ही हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभक्ति चिन्ह, या इसी को ही हम परसरक कहते हैं। क्या बोलते हैं? परसरक। और इसी को ही हम बोलते हैं चरम प्रत्यय। तो भाई आपके सिलेबस में चाहे चरम प्रत्यय दे रखा हो, चाहे परसरक दे रखा हो, चाहे विभक्ति चिन्ह दे रखा हो, चाहे कारक चिन्ह दे रखा हो, चाहे कारक दे रखा हो, आपको टॉपिक कारक ही पढ़ना है। ठीक है ना? तो एक नोट डालो आप, नोट। कारक और क्रिया में संबंध बताने वाले, कारक और क्रिया में संबंध बताने वाले को ही परसरक कहते हैं। क्या कहते हैं? परसरक कहते हैं। और परसरक के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या चरम प्रत्यय कहते हैं। कारक और क्रिया में जो संबंध बताने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? चरम प्रत्यय कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परसरक कहते हैं। उसी को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। समझ गए? अब ये जो विभक्तियां होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा। विभक्ति कितने प्रकार की होती है? किसे कहते हैं विभक्ति? विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? जो कारक और क्रिया के बीच में संबंध बताने का काम करे उसको क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक संश्लिष्ट होती है और एक विश्लिष्ट होती है। एक तो संश्लिष्ट होती है और एक विश्लिष्ट होती है। दो प्रकार की होती है। दोनों क्या होती है उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। और कारक उसके नेचर के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर दो टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूल कारक। कौन सा कारक? और एक होता है तिर्यक कारक। कौन सा कारक? तिर्यक कारक। ध्यान रखना, ऐसे कारक जिनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता हो उन्हें हम मूल कारक कहते हैं, और जिनके साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ रहता है उसे हम तिर्यक कारक कहते हैं। और कारक और अगर विभक्ति चिन्ह एक ही शिरोरेखा से जुड़े हुए हैं, शिरोरेखा क्या होती है? ये ऊपर की तरफ जो रेखा खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। एक ही शिरोरेखा से जुड़े होते हैं तो उसे विभक्ति का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। और अगर एक शिरोरेखा से जुड़े होकर नहीं होकर अलग अलग होते हैं तो उसे विभक्ति का विश्लिष्ट रूप कहते हैं। आपसे पूछा जाए कारक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो, मूल कारक और तिर्यक कारक। विभक्तियां कितने प्रकार की होती है? दो। यानी विभक्ति के कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन से? संश्लिष्ट और विश्लिष्ट, दो प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रत्येक संज्ञा सर्वनाम का कारक होता है। प्रत्येक संज्ञा सर्वनाम का
या ये ऐसे कह सकते हैं, प्रत्येक संज्ञा सर्वनाम कारक है अपने आप में। क्या है? कारक है। लेकिन उस कारक के साथ कारक चिन्ह आए ये जरूरी नहीं है। कभी उसके साथ कारक चिन्ह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे राम ने खाना खाया, ने विभक्ति चिन्ह आया, राम विद्यालय गया, राम के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया। कर्ता कारक है कि नहीं राम यहां पर? उसने खाना खाया तो उसके साथ ने कारक चिन्ह आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? नहीं। इसी प्रकार वह विद्यालय गया, वह के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया। तो प्रत्येक संज्ञा सर्वनाम का कारक होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कारक के साथ उसका कारक चिन्ह आए। चलो फिर सर हम तो शुरू से कारक तो वो पढ़ते आए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध, का के की ना ने नी रा रे री अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ भो जई, है ना? ठीक है। तो वो क्या है? वो कारक के प्रकार है, वो कारक के भेद है। वो क्या है? कारक के भेद। अभी तक ये जो भी बातें लिखी है हमने कारक से रिलेटेड इस सामान्य जानकारी में आ जाता है। वो आ जाता है कारक के भेद। किसमें आता है वो? कारक के भेद या प्रकार। तो कारक के भेद या प्रकार कितने होते हैं? देखो संस्कृत में होते हैं कितने? 6। और हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ये 8 कौन कौन से होते हैं भाई? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये होता है भाई। अधिकतम 8 है। क्रम से देख लो, क्रम से ये होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां। और इधर जो लिखते हैं हम उस, ये तो है कारक का नाम। ये तो क्या है? सब कारक का नाम है, ध्यान रखना है। तो कारक है ये। कौन कौन से कारक होते हैं? और ये जो इधर लिख रहा हूं परसरक, और परसरक को क्या कहते हैं बोलो? कारक चिन्ह बोलते कि नहीं बोलते? और इसी को विभक्ति चिन्ह बोलते कि नहीं बोलते? और इसी को चरम प्रत्यय बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना? कोई शिव शब्दावली लिख सकते हो आप। कर्ता का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? ने। कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता, ध्यान रखना, कर्ता के साथ। कर्म का कौन सा होता है? वो होता है कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? थे होता है। थे ना मिले तो दोबारा मिलेगा, दोबारा ना मिले तो के दोबारा मिल जाएगा। संप्रदान में के लिए आता है, कभी कभी को भी आ जाता है, कभी कभी क्या आ जाता है? को भी आ जाता है। अपादान में क्या आता है? के, पृथक होने के भाव में, अलग होने के भाव में। और यहां पे जो से आया ना, ये साधन के रूप में आता है। संबंध में का, की, के, और ये ना मिले तो ना, नी, ने, और ये ना मिले तो रा, री, रे। कोई सी शब्द वो मिल सकता है आपको करेक्शन। अधिकरण में क्या आता है? में। सिंगल में आता है, एक मात्रा वाला आता है, मतलब में। ये में, इस में का मतलब होता है भीतर। इसका मतलब क्या होता है? भीतर। और एक डबल मात्रा वाला में आता है ना, वो कर्ता के लिए आता है, खुद के लिए। मैं, खुद के लिए जो आता है वो में होता है। ये में होता है मतलब भीतर। कई बार हम लिखते हैं मैं विद्यालय जाऊंगा, तो आधे विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं मैं विद्यालय जाऊंगा, लिखते हैं ना कई लोग। और कई, जैसे सुरेश विद्यालय में रहता है, सुरेश विद्यालय में रहता है, तो वहां पर भी मैं क्या करेंगे? वो फिर वो एक बार उन्होंने मैं पकड़ लिया कि मैं को कैसे लिखते हैं? डबल मात्रा लगाते हैं, तो वो वहां पर भी मैं लगा देते हैं। चलो धीरे धीरे सीख जाओगे, जिसको नहीं आता है वो, और जिसको आता है अच्छी बात है। अधिकरण में आता है में, पर, और को भी आ जाता है कभी कभी। संबोधन में क्या आता है? हे आ जाता है, अरे आ जाता है,
अजी आ जाता है, ओ सुनते हो क्या, मतलब कोई सी भी शब्दावली मतलब जिससे हम किसी को पुकार सकते हैं, किसी को आवाज मार सकते हैं, वो आ जाता है। हाँ? चक्कर ये पड़ता है, विस्मयादि बोधक तो अलग टॉपिक होता है, वो अव्यय है अपने आप पे। नहीं, विस्मयादि बोधक, सुनो मेरी बात, विस्मयादि बोधक अव्यय है। कारक जो टॉपिक है वो विकारक है। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों में आता है। किस में आता है? अविकारी शब्दों में आता है, ये विकारक में आता है। और ये कारक का मतलब एक प्रकार से संज्ञा सर्वनाम के शब्द ही है। क्या है? संज्ञा सर्वनाम के शब्द ही है। दूसरी बात, संबोधन कारक और विस्मयादि बोधक अव्यय में अंतर करना है तो दोनों की पहचान सेम होती, थोड़ा सा अंतर है। अजी सुनते हो, तो यहां पे अजी जाएगा विस्मयादि बोधक में। किस में जाएगा? विस्मयादि बोधक में। लेकिन अजी, गोलू के पापा सुनते हो, तो क्योंकि अजी के साथ गोलू आ गया, गोलू से तात्पर्य कोई संज्ञा शब्द आ गया, तो अगर इनके साथ कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो संबोधन में जाता है। और संज्ञा शब्द नहीं आकर ये विस्मयादि बोधक अव्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में विस्मयादि बोधक में जाता है, संबोधन में नहीं जाता है। दोनों में केवल अंतर यही है संज्ञा का। वैसे इसमें कारक में पढ़ेंगे तब इनके साथ संज्ञा शब्द आएगा, और जब अव्यय में पढ़ेंगे जब इनके साथ कोई संज्ञा शब्द नहीं आता है। तुरंत इनके तुरंत बाद में क्या आता है? संज्ञा शब्द आता है। जैसे हे ईश्वर इन बच्चों का भला करना, तो हे के साथ क्या आ गया? ईश्वर। हे इन बच्चों का भला करना, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या चला जाएगा आपका? वो उसमें विस्मयादि बोधक अव्यय में चला जाएगा। ये अंतर है। हाँ, संज्ञा, सर्वनाम नहीं, सर्वनाम शब्द से किसी को नहीं पुकारा जाता, केवल संज्ञा से। इसलिए तो ध्यान रखना। आपने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन में लिखा है कि संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता हो उसको कारक कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हिंदी में कारक की जो मूल परिभाषा है उससे ही लोग भटक गए। भटक गए कैसे? जैसे हम संबंध कारक पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? संबंध कारक पढ़ते हैं। तो संबंध कारक को पढ़ते हैं तो इसमें इसकी जो परिभाषा बनती है वो ऐसे बनती है कि ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और कर्म से संबंध होता हो, अर्थात संज्ञा सर्वनाम का आपस में संबंध होता हो, क्रिया से कोई संबंध नहीं होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? संबंध बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, लिख दिया रहा। तो उसे क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। इसलिए संस्कृत में इसको भेद नहीं माना जाता है। इसके अलावा यहां पर संबोधन में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, बल्कि मूल परिभाषा में आपने लिखा है संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द, तो केवल संज्ञा का प्रयोग ले रहे हो आप, सर्वनाम का यूज नहीं ले रहे हो, तो इसलिए इसको संस्कृत में इसको भी नहीं मानते। तो हिंदी में कारकों का प्रकार जो माना गया है वो 8 माना गया है, लेकिन संस्कृत में कितना माना गया है? 6। किस किस को नहीं मानते हो? संबंध को नहीं मानते और संबोधन को नहीं मानते। कारण क्या है इसको नहीं मानने का? क्योंकि आपने मूल परिभाषा में लिखाया है कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे आप परिभाषा में लिखा रहे हो बच्चों को कि ऐसे संज्ञा सर्वनाम के शब्द जिनका आपस में संबंध होता हो, क्रिया से कोई संबंध नहीं होता हो, उसको संबंध कहते हैं। और यहाँ केवल संज्ञा से पुकार रहे हो आप किसी को, सर्वनाम से किसी को नहीं पुकार रहे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी नहीं होगा। तो क्या लिखा आपने? मैं लिखा देता हूँ आपको कंटिन्यू में। कुछ नहीं लिखा होगा आपने, तो मुझे लग रहा है विचार। लास्ट मैंने क्या लिखवाया था? अरे नोट में भी तो कुछ लिखाया होगा। ये वाली बात लिखाई होगी आपको, है ना? ये लिखाई थी, लिखो। कारक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कारक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूल कारक और एक तिर्यक कारक। कौन कौन से होते हैं? मूल कारक और तिर्यक कारक। मूल कारक और तिर्यक कारक।
लिखो मूल कारक, एक एक के बारे में लिखा देता हूं। लिखिएगा, आई से कारक, आई से कारक जिनके साथ परसरग प्रयुक्त नहीं होता हो, उसे मूल कारक कहते हैं। उसे मूल कारक कहते हैं। क्या लिखा आपने? ऐसे कारक जिनके साथ परसरग प्रयुक्त नहीं होता हो उसे मूल कारक कहते हैं। परसरग से मतलब विभक्ति चिन्ह बोल सकते हो, कारक चिन्ह बोल सकते हो, या फिर चरम प्रत्यय बोल सकते हो। ये प्रयोग में नहीं होते हो उनको क्या कहते हैं? मूल कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, रमेश विद्यालय गया। रमेश विद्यालय गया। रमेश को रेखांकित करो। रमेश विद्यालय गया। तो रमेश यहां कारक है। रमेश यहां पे क्या है? कारक है। वो बात की बात है, कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ध्यान, क्या इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह आ रहा है? तो ये कारक कौन सा होगा? मूल या तिर्यक? मूल होगा ना। ओके, दूसरा लिखो। दूसरा कारक का भेद कौन सा है? तिर्यक कारक। लिखा देता हूं, ये लिखा आपने तिर्यक कारक। ये तिर्यक कारक। कौन सा कारक? तिर्यक कारक। और तिर्यक कारक के बारे में लिखो। ऐसे कारक जिनके साथ परसरग प्रयुक्त होता हो, परसरग प्रयुक्त होते हो उसे तिर्यक कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तिर्यक कारक कहते हैं। लिख लिया? मूल कारक में कौन सा उदाहरण लिखा था आपने? रमेश विद्यालय गया। तो लिखो, रमेश ने खाना खाया। रमेश ने खाना खाया। तो यहां पर देखो, रमेश है कारक। रमेश क्या है? कारक। और ने क्या है? विभक्ति चिन्ह बोल सकते हो, परसरग बोल सकते हो, चरम प्रत्यय बोल सकते हो। लिख लिया? आप रमेश को रेखांकित करना। रमेश को रेखांकित कर लिया? ये कारक है। और कौन सा कारक है बोलो? है मूलक तिर्यक। तिर्यक कारक है। और फिर तिर्यक कारक के बाद में देखना होता है कि भाई ये किसका काम कर रहा है? कर्ता का कर रहा है, कर्म का कर रहा है, किसका कर रहा है? तो फिर कारक में आ जाएगा ये कर्ता कारक। और यहां ने विभक्ति चिन्ह ही है। किसकी विभक्ति चिन्ह? ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने। समझ जाओगे? अब देखो, राम एक संज्ञा है।
राम क्या है? संज्ञा है। तो राम ने खाना खाया, राम ने खाना, लिखना कुछ नहीं है आपको, राम ने खाना खाया, और वह से उस बनता है ना, एक उसने खाना खाया। तो यहां पर ने विभक्ति चिन्ह है कि नहीं है? ने विभक्ति चिन्ह है ना? तो विभक्ति के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। होता कि नहीं होता? तो विद्यार्थियों, संश्लिष्ट का मतलब होता है कि एक ही सिरोरेखा से जुड़े हुए। तो ने कौन से वाले में एक ही सिरोरेखा से जुड़ा हुआ है? उसने में जुड़ा हुआ है। और वैसे ये सर्वनाम के साथ होता है ऐसा। इसमें होता है। और राम क्या है? यहां पर संज्ञा है कि नहीं है? तो संज्ञा के साथ जो विभक्ति चिन्ह आया वो अलग है। तो जब ज्यादातर संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह जो आते हैं वो अलग आते हैं, एक सिरोरेखा से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। लेकिन सर्वनाम के साथ कई बार जो विभक्ति चिन्ह आते हैं वो एक ही सिरोरेखा से जुड़े रहते हैं, उनको विभक्ति का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। तो ये तो बात होगी कारक की, तो भाई कारक दो प्रकार के होते हैं, मूल कारक और तिर्यक कारक। अब बात कर लेते हैं कारक और क्रिया में जो संबंध बताने का काम करते हैं उनको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया भी था कि कारक और क्रिया में जो संबंध बताने वाले हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं? कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, परसरग या चरम प्रत्यय। तो विभक्ति चिन्ह के कितने रूप देखने को मिलेंगे आपको? तो कौन कौन से रूप? संश्लिष्ट रूप और विश्लिष्ट रूप। संश्लिष्ट की पहचान क्या? एक ही सिरोरेखा से जुड़े होंगे। और विश्लिष्ट की पहचान क्या? अलग अलग होंगे। और ये उदाहरण देखने को मिलते हैं हमें संज्ञा शब्दों के साथ जब विभक्ति चिन्ह जुड़ता है तब। और ये उदाहरण देखने को कहां मिलेगा? जब सर्वनाम शब्दों के साथ कोई विभक्ति चिन्ह जुड़ेगा तब। लिखिएगा, आप लिखो इसमें विभक्ति के दो रूप होते हैं। ये तो बता दिया मैंने विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं ना। विभक्ति के दो रूप होते हैं। विभक्ति के दो रूप होते हैं। विभक्ति के दो रूप होते हैं। पहला संश्लिष्ट रूप और दूसरा विश्लिष्ट रूप। एक तो होता है संश्लिष्ट रूप और दूसरा होता है विश्लिष्ट रूप। लिख लिया? लिखो पहला लिखो संश्लिष्ट रूप। लिखो जब, एक मिनट, देखो जब कारक और विभक्ति चिन्ह एक ही सिरोरेखा से जुड़े हुए होते हैं तो उसे विभक्ति का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। विभक्ति का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। संश्लिष्ट रूप कहते हैं। लिख लिया? लिखो विभक्ति का संश्लिष्ट रूप प्राय सर्वनाम में देखने को मिलता है, सर्वनाम के साथ देखने को मिलता है। कौन से शब्दों में मिलता है? सर्वनाम शब्दों के साथ देखने को मिलता है।
लिख लिया? उदाहरण लिखो। उसने खाना खाया। उसने, अलग अलग मत लिखना, एक ही साथ लिखना। उसने खाना खाया। उसने खाना खाया। अब देखो, जो उसने शब्द आया है, ये एक ही शिरोरेखा से, यहाँ पे जो ने विभक्ति चिन्ह है, कौन सा विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर? ने। अब देखो, ने विभक्ति चिन्ह स्वतंत्र आया कि एक ही शिरोरेखा से जुड़ा हुआ है? तो आप ने को रेखांकित करो। भाई हम विभक्ति तो पढ़ रहे हैं। ने लिख लिया ने को। तो ने पे यहां पे विभक्ति का कौन सा रूप है? संश्लिष्ट रूप है, ध्यान रखना। लिख लिया? अब विभक्ति का दूसरा रूप लिखो। कौन सा होता है दूसरा रूप? लिखो, विभक्ति का विश्लिष्ट रूप। विश्लिष्ट रूप, विभक्ति का विश्लिष्ट रूप। लिखो, संश्लिष्ट की क्या परिभाषा लिखी है आपने? लिखो, इसका उल्टा कर लो। जब कारक और विभक्ति चिन्ह एक ही शिरोरेखा से जुड़े हुए नहीं होते हो तो उसे विभक्ति का विश्लिष्ट रूप कहते हैं। उसे विभक्ति का क्या कहते हैं? विश्लिष्ट रूप कहते हैं। लिख लिया? और इसका एक उदाहरण लिख लो, ये वाला। एक मिनट, उदाहरण लिखने से पहले नोट डालो, नोट। अब देखो, आपने वहां भी एक नोट डाला होगा, ये एक पॉइंट लिखा होगा वहां पर। क्या पॉइंट लिखा है? हाँ, तो यहां क्या लिखोगे? संज्ञा सर्वनाम के साथ विभक्ति का ऐसा रूप देखने को मिलता है। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति का विश्लिष्ट रूप आता है। कौन सा आता है? संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति का विश्लिष्ट रूप आता है। और इसका उदाहरण कौन सा लिखोगे? राम ने खाना खाया। अब ध्यान रखना, ये जो ने, इसको आपको ने को रेखांकित करना है यहां। और ने को रेखांकित करके क्या लिखोगे? विश्लिष्ट रूप। कैसा रूप है ये? विश्लिष्ट रूप। लिख लिया? अब बात करें आपसे कि एक वाक्य में कितने कारक आ सकते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। एक नोट डालें अलग से। एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। लिख लिया? ओके, एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। अब लिखो, सामान्य सी बात है कि कारक के भेद या प्रकार कितने होते हैं? हिंदी में 8 और संस्कृत में 6। जब भी कोई संस्कृत का पेपर दे रहे हो आप, तो 6 को प्रथम वरीयता दे देना, और हिंदी का पेपर दे रहे हो तो किसको प्रथम वरीयता दे देना? 8 को प्रथम वरीयता दे देना। और बाकी समझ दोनों की होनी चाहिए। तो लिखो, कारक के प्रकार या भेद। कारक के प्रकार या भेद। संस्कृत में 6 और हिंदी में 8। कारक के प्रकार या भेद लिखो। और लिखना, संस्कृत में कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। संस्कृत में 6 होते हैं और हिंदी में 8 होते हैं। लिख लिया? लिखो, संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक का भेद नहीं माना जाता। संस्कृत में
संस्कृत में संबंध कारक को और संबोधन कारक को कारक का भेद नहीं माना जाता है। आगे लिखो, हिंदी के 8 कारक निम्नलिखित है। हिंदी के 8 कारक निम्नलिखित है। हिंदी के 8 कारक निम्नलिखित है। और 8 कारक में लिख लो विद्यार्थियों, ये टेबल बना लो आप पूरी। एक तरफ तो लिखना सीरियल नंबर, क्या लिखोगे? क्रमांक, संख्या, सीरियल नंबर। एक तरफ लिखोगे कारक का नाम और एक तरफ लिखोगे परसर्ग। परसर्ग नहीं लिखोगे तो क्या लिख लो? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह नहीं लिखोगे तो विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह ना लिखो तो चरम प्रत्यय। एक तरफ तो ये लिख लो और एक तरफ ये लिख लो, और इधर टेबल हो जाएगी आपकी पूरी। और इसको लिख लो कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन क्या होते हैं जो। बना ली टेबल? थोड़ा जल्दी बनाओ, धीरे धीरे थोड़ी बनाओ। अब आपने तो बचपन से यही टेबल पढ़ी होगी आज तक, लेकिन अभी तो हमारा कारक शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है पूरा। क्योंकि एक एक को पढ़ेंगे हम। कई बार बच्चे कहते हैं सर कारक समझ में नहीं आ रहा, ये किस में जाएगा? को आ गया और ओ आ गया, ऐसे करते हैं। सर को भी तो आ गया, मैं लिखा हुआ टेबल में जैसे कर्म के साथ क्या आता है? को। मैंने कहा सुरेश रात को पढ़ता है, बताओ कौन सा कारक है? सर कर्म कारक है। भाई क्यों है कर्म कारक? तो सर को आरान है। बच्चे क्या कहते हैं? को आरान। आगे देखेंगे, हम देखते हैं किस में जाता है। हो गया? नहीं हुआ? कर्ता ने, और कभी कभी बिना विभक्ति चिन्ह के आता है। ये जो क्रॉस लगा रखा ना, इसका मतलब क्या है? कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। कर्म के साथ कौन सा कारक चिन्ह आता है? को। कभी कभी कुछ भी नहीं आता है। करण के साथ कौन सा आएगा? से ना मिले तो द्वारा, द्वारा ना मिले तो के द्वारा। और ये से जो आएगा ना, ये साधन के रूप में आएगा, या सहायता के रूप में आएगा, या उपकरण के रूप में आएगा। और संप्रदान के लिए या को आ जाएगा। अपादान में से आएगा अलग होने के भाव में। संबंध में काकी के आ जाएगा, नानी ने आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या आ जाएगा? रारी रे आ जाएगा। और अधिकरण में आएगा, नहीं तो पर आ जाएगा, नहीं तो को आएगा। और संबोधन में हे, अरे, अजी, ओ, हो। ठीक है। मैंने अभी आपको एक नोट डलवाया था कि एक वाक्य में कितने कारक आ सकते हैं? एक से अधिक आ सकते हैं। एक वाक्य लिखना, अगर आपकी एक लाइन में पूरा नहीं हो तो एक बीच में लाइन जरूर छोड़ देना उसके। लिखो, वाक्य लिखो, हे बच्चों। चलो मैं लिख देता हूं। हे बच्चों, राम ने। देखना इन विभक्ति चिन्ह के अनुसार करने आप कर सकते हो इसको। हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से। अब अपने पास जगह नहीं है, कंटिन्यू में अगर आपके पास जगह हो तो लिखते रहना आप, बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में
जाकर मारा। ये एक ही वाक्य पूरा। कैसे लिखा आपने? हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। ये ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वाक्य है कि इसमें सारे जो 8 कारक लिखा है आपको मैंने, सारे 8 कारक इसमें समाहित है। अभी देखते हैं, पता करते हैं। देखो, यहां तो जो कारक हो रहा है वो संबोधन कारक हो रहा है। कौन सा हो रहा है? संबोधन में हे अरे वो लिखा है, आपको पहचान। यहां जो हो रहा है वो कर्ता कारक हो रहा है। रावण को, ये कर्म कारक है। किससे मारा? साधन, बाण कर रहा, साधन का काम कर रहा है। करण कारक। सीता के लिए संप्रदान कारक। अयोध्या से रावण की लंका में गया था ना, तो अलग हुआ था, यह अपादान। रावण की, काके की किस में आता है? संबंध में आता है, संबंध कारक। लंका में अधिकरण आता कि नहीं आता? अब बताओ 8 कारक हुए कि नहीं हुए? तो सर ये क्या है फिर? ये जाकर जो मारा, ये जाकर जो मारा है ये तो क्रिया है, ये क्रिया है। ये वाक्य की क्या है? क्रिया है, ध्यान रखना। लिख लो इसको पूरे को। लिख लिया? ये घड़ी आगे चल रही है, समय हो गया? हो गया वास्तव में? चलो, वैसे साइंस की क्लास का टाइम भी हो गया आपका। चलो विद्यार्थियों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कारक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आ गया? नहीं है? चलो ठीक, बाकी कल चर्चा करेंगे, जो भी बच जाता है उस पर। आपने आपका इतना कीमती समय दिया, सुबह सुबह आते हो आप पढ़ने के लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।